नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस वीडियो के अंदर। जैसे कि हम आज की इस वीडियो के अंदर जो क्लास 10th का जो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर है 2019 का, उसका पार्ट सेकंड हम करने वाले हैं। पार्ट 1 की जो लिंक है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई आइकन पे भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी उसको चेक ज़रूर करिएगा, जिसके अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चंस है 2019 के सीबीएसई के पेपर के, जो कि मैथ्स का पेपर है, तो वो सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पर सॉल्व किए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस पर फिर से वर्क कर सके और आपको मैं वो क्वेश्चन फिर से बता सकूँ। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन सी की बात करेंगे, तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो उसके अंदर जो 13 क्वेश्चन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हम सेक्शन ए के और बी के क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट 2 + 5√3 इज अ इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि ये हमें गिवन है, इसे हमें प्रूव करना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर हमें कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट जो है वो लेके चलना रहता है, ताकि हम उसको फॉल्स प्रूव कर सके। तो यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले लेट किया कि ये जो है वो किसी भी एक ए के इक्वल है, और ये जो ए है वो एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे हमें प्रूव इरेशनल करना है, बट कॉन्ट्राडिक्ट में मैं इसको रेशनल लेके चल रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि सिंस इट इज़ गिवन कि √3 एक इरेशनल है, तो मैं √3 को एक साइड कर दिया और बाकी सभी को वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। बिकॉज मुझे ये दोनों अगर इक्वल है तो यहाँ पर ये इरेशनल प्रूव हो जाएगा, बट यहाँ पे प्रूव हमें ये करना है कि इरेशनल है। तो चेक करते हैं कि यहाँ पर √3 एक ऑलरेडी गिवन है कि इरेशनल है, विच इज़ इक्वल टू दिस। बट यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से चेक करेंगे तो ये P/Q के फॉर्म में दे रखा है, और P/Q क्या होता है, एक रेशनल होता है। यानी कि ये और ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, विच मीन्स ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो रेशनल नहीं है, बल्कि एक इरेशनल है। इस टाइप से हम इसको प्रूव करेंगे। इसी के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन था वो यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 2048 एंड 960। यानी कि हमें इन्हें इन दोनों का जो है HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो यूक्लिड है उन्होंने जो है वो इससे सिंपली डिवाइड करके इसको चेक किया है कि सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पर 960 को मैंने 2048 से डिवाइड किया, जो कि 2 टाइम्स यहाँ पर 1920, जो कि रिमाइंडर आया 128। अगेन इसको हम 960 को 128 इसके रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, जो कि आया 64। अगेन इसको इसके रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, जो कि आएगा यहाँ पे 2। तो अब हम यहाँ पे इसको सिर्फ सिंपली पुट कर देंगे। सबसे पहले 204, 960 को 2 + 128, उसके बाद में 960 को लिया तो 128 × 7 + 64, 60, उसके बाद में 128 को लिया 64 × 2 + 0। तो जब यहाँ पे 0 आ जाएगा तो वो उसी केस के अंदर जो लास्ट डिजिट रहेगी वही हमारा यहाँ पर HCF रहेगा इन दोनों नंबर का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी और के अंदर पूछा गया था, यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन थे, तो हम एक एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो कुछ इस टाइप से है कि 2 राइट triangle ABC and DBC are drawn on the same hypotenuse BC on the same side of triangle. So if BC and BD intersect at P, prove that AP into PC is equal to BP into DP. यानी कि सबसे पहले फिगर को समझेंगे हम कि 2 triangle ABC and triangle DBC are drawn on the same hypotenuse that is BC। यानी कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्वेश्चन सही है कि 2 राइट ट्रायंगल ABC, मैं इसको आपको यूजुअली ही ऐसे ही समझा देता हूँ कि यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें भी 2 पार्ट है, यानी कि और में ये क्वेश्चन था या तो आपको ये अटेंड करना है या फिर आपको ये अटेंड करना है, जो दूसरा वाला अभी हम इसके बाद करने वाले। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से कि 2 राइट ट्राइंगल ABC एंड DBC आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस BC। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो है थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको इस डायग्राम को ऐसे ही समझा दे रहा हूँ कि 2 ट्राइंगल ABC एंड DBC, इन दोनों ट्राइंगल को सेम बेस BC पे ड्रॉ किया गया। देन इफ AC एंड BD, यानी कि ये AC और ये BD दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए एट पॉइंट P, देन हमें ये प्रूव करना है कि जो AP है, जो कि इस ट्राइंगल की APB की AP इंटू PC, यानी कि इस ट्राइंगल की ये वाली, इज इक्वल टू BP, यानी कि इस ट्राइंगल की ये साइड BP इंटू DP, यानी कि इस ट्राइंगल की ये साइड इसके इक्वल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है। मैंने यहाँ पर जो है वो इसको एक्चुअल में क्या किस टाइप से हम इसे प्रूव करेंगे वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब हम सबसे पहले 2 ट्राइंगल लेते हैं APB एंड ट्राइंगल DPC। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमें जिस ट्राइंगल की साइड प्रूव करनी है तो हम इन दोनों ट्राइंगल को ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप चेक करेंगे तो एंगल A एंड एंगल D,
ये दोनों 90 डिग्री है, बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि टू राइट ट्राइंगल, तो यहाँ पर ये राइट ट्राइंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल मैंने ले लिया 90 डिग्री, एंड APB विल बी इक्वल टू DPC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो सिमिलरिटी की जो प्रॉपर्टी रहती है उसमें आपको अगर दो एंगल आपने सिमिलर प्रूव कर दिए, दैट इज एंगल, टू एंगल्स आर सिमिलर, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल की जो एक एक साइड है यानी कि AP अपॉन DP विल बी इक्वल टू BP अपॉन CP। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों को लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हैंस प्रूफ हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का। अब इसके अंदर जो और में क्वेश्चन पूछा गया था वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से कि डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम PQRS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, PQ इज पैरेलल टू RS एंड RQ इज इक्वल टू 3 टाइम RS, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ एंड ROS। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा जो कि एक ट्रेपेजियम का रहेगा जिसके अंदर 4 साइड दे रखी है PQRS। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन का डायग्राम किस स्टेप से बनेगा। सो इसका जो डायग्राम है कुछ इस स्टेप से बनेगा। सबसे पहले मैंने एक ट्रेपेजियम बनाया PQRS जिसमें दोनों डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये प्रूव करना है कि जो एरिया है किस ट्राइंगल का, POQ का, एंड ROS यानी कि इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का, इन दोनों ट्राइंगल का जो रेशियो है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ कि ये लाइन और ये लाइन ट्रेपेजियम के अंदर हमेशा पैरेलल होती है, तो यहाँ पर एंगल S विल बी इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल R विल बी इक्वल टू एंगल P। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल P एंगल R के इक्वल है एंड एंगल Q एंगल S के इक्वल है। दोनों कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो मैंने यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट लिख लिया। अब यहाँ पर जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, उससे मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल यानी कि दिस एंड दिस, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो वहाँ पर अगेन एक थ्योरम यूज होती है कि दोनों ट्राइंगल के जो एरिया का जो रेशियो है वो उनकी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि जो POQ और ROS इन दोनों ट्राइंगल का जो रेशियो होगा, जैसे कि इसकी साइड मैंने ले ली PQ और इसकी साइड मैंने ले ली RS, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन में हमें एक और जो है वो यहाँ पर हिंट गिवन है कि जो PQ है वो 3RS के इक्वल है, विच मीन्स PQ अपन RS का जो रेशियो है वो है 3:1, और यही हमें यहाँ पे पुट करना है ताकि हम इन दोनों का रेशियो फाइंड कर सके। तो मैंने यहाँ पे पुट किया 3:1, स्क्वायर करूंगा तो 9:1, यानी कि इन दोनों का रेशियो आ गया फाइनल 9:1। तो ये था हमारा क्वेश्चन 14 के अंदर जो और वाला पार्ट था वो वाला। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि सेक्शन C के अंदर ही आता है। क्वेश्चन 15 जो है वो कुछ इस टाइप से, उसका फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। इसमें दे रखा है कि ये PQ एंड RS आर टू टेंजेंट विच इज पैरेलल टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O। दिस इज द सर्कल, ये दोनों टेंजेंट जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, जो कि एक सर्कल पे बन रही है और इसका जो सेंटर है वो है O। उसके बाद दे रखा है कि एक अनदर टेंजेंट AB जो है वो इस PQ को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और इस RS को पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रही है और इस सर्कल को C पॉइंट पे जो है वो कट करके जा रही है। हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर AOB, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया कि OC को ज्वाइन कर दिया, OD को ज्वाइन कर दिया एंड OE को ज्वाइन कर दिया। अगर हम यहाँ पे ये प्रूव कर दे कि एंगल सेकेंड प्लस एंगल थर्ड, इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को लेना पड़ेगा, यानी कि AOC एंड AOD। अगेन हम BOC एंड BOE इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलरिटी या फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे अगर OB एंड OC वो दोनों साइड जो है वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि एक सर्कल की रेडियस है। OA जो है वो इसके अंदर कॉमन है। हम चाहे तो यहाँ पर AD इज इक्वल टू AC भी ले सकते हैं, या फिर हम चाहे तो ODA एंड OCA ये वाला एंगल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो दोनों 90 डिग्री होंगे। यानी कि कोई भी टेंजेंट किसी भी सर्कल के सेंटर से जब जाती है तो वहाँ पर जो एंगल बनाती है वो बनाती है 90 डिग्री का। यहाँ पर मैंने जो है वो यहाँ पर AD एंड AC ये वाले थ्योरम यूज़ किए कि टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल, वो भी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे। मैंने तीनों पॉइंट लिखे। अब यहाँ पर S, तो साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक ट्राइंगल का जो एंगल होगा वो अनदर ट्राइंगल के एंगल के इक्वल होगा।
सिमिलरली हम इन दोनों ट्रायंगल पे भी सेम रूल लगाएंगे और एंगल 3 एंड एंगल 4 को एक दूसरे के इक्वल यहाँ पे शो कर देंगे। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि जो डी ई है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जो 4 एंगल्स होते हैं उनका सम, या फिर कितने भी एंगल्स हो उनका सम हमेशा होता है 180। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, इन सभी का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। सिंस हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि फर्स्ट एंड सेकेंड से कि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, तो मैं दोनों एंगल को सिमिलर लिख सकता हूँ। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो इन दोनों एंगल को भी सिमिलर लिख सकता हूँ, जो कि हो जाएगा 180 डिग्री के। दोनों दो बार रिपीट हो रहे, तो मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, 2 को वहाँ पर 180 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 90, विच इज ऑल्टरनेटिवली हमें ये बता रहा है कि एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड। और मैंने आपको यही बताया था कि अगर हम एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड इन दोनों को 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करें तो वो हमारा AOB ही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि कुछ इस टाइप से कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x माइनस 3y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन जिसमें ये जो लाइन है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जिस पॉइंट पे ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है उसके पॉइंट हमें फाइंड करने। तो देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को और कैसे फिगर बनाएंगे इसका। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी AB, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे -2,5 एंड B पॉइंट के दे रखे 6,3। एक लाइन जो कि इसको P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसकी इक्वेशन दे रखी है x माइनस 3y, यानी कि यहाँ के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। इनडायरेक्टली हमें यही प्रूव करके यहाँ पर इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर मैंने मान लिया, सबसे पहले लेट किया कि जो k/1 है वो ये लाइन इस लाइन को k/1 में डिवाइड करिए। तो मैंने सबसे पहले लाइन ले ली x माइनस 3y, इंटरसेक्ट करिए सेगमेंट जो कि इन दोनों के पॉइंट को ज्वाइन करने वाले k/1 के अंदर। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे सेक्शन फॉर्मूला से, जो कि रहेगा m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2। y होता है m1y2 प्लस m2y1 m1 प्लस m2। तो यहाँ पर m1 क्या है k और x2 जो है वो हमारा है 6, तो 6 इंटू के माइनस है तो 6 इंटू के माइनस 2 और m+1 यानी कि k+1। सिमिलरली ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। अब ये दोनों पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह x की और y की जगह इस y की। सॉल्व करेंगे हम इसको, तो यहाँ पर दोनों k+1 दोनों LCM सेम है तो k+1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो k आएगा 13:3। तो यहाँ पर ये जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 13:3। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन 16 को सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस टाइप से कि इवेल्युएट करना है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 3 sin 43 अपॉन cos 47 का होल स्क्वायर माइनस cos 37 cosec 93 tan 5 tan 25 tan 45 tan 65 tan 85। क्वेश्चन को देखिए घबराना नहीं है, बिकॉज बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बनते हैं और इन दोनों का सम अगर 90 हो जाता है तो वो क्वेश्चन हमारा बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी मालूम है कि cos को अगर मुझे साइन के अंदर फॉर्म करना है तो मैं लिख सकता हूँ कि cos 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 43 अगर करता भी हूँ तो भी वो 47 ही रहेगा और cos को मैंने एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे बाय प्रॉपर्टी cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन के इक्वल होता है, तो यहाँ पर साइन थीटा तो 43 हो जाएगा साइन 43। तो 3 sin 43 अपॉन साइन 43, साइन 43 से साइन 43 रिड्यूस तो बचा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ये हमारा पार्ट था ये वाला। अब हम इस पार्ट की बात करते हैं, इसमें भी हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ ऐसे पेयर बन रहे जिनका सम 93 है। तो cos 37 cosec 53, अगर मैं इस 53 को 90 माइनस 37 लिखता भी हूँ तो भी ये सेम ही रहेगा, लेकिन cosec 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है sec थीटा की। तो मैंने लिख दिया sec थीटा, थीटा कितना है 37 डिग्री, तो जो कि हो जाएगा यहाँ पे sec 37। अब cos एंड sec एक दूसरे के इन्वर्स होते तो ये रिड्यूस होकर के हो गए 1। अब बात करते इस वाले सेक्शन की। tan 45 की वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है तो हमने यहाँ पे रख दिया 1। tan 5 और tan 25 tan 65 tan 85, tan 5 को tan 5 रखा, tan 25 को tan 25 रखा। अब इसको और इसको चेंज करते हैं, बिकॉज यहाँ पर इसका और इसका सम 90 है तो ये दोनों एक दूसरे के पेयर होंगे, इसका और इसका सम 90 है तो ये दोनों एक दूसरे के पेयर होंगे। तो यहाँ पर लिख दिया 90 माइनस 25 90 माइनस 5 tan अगेन 90 माइनस थीटा cot थीटा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। अब ये tan और ये tan एक दूसरे के इन्वर्स, ये tan और ये cot एक दूसरे के इन्वर्स। तो यहाँ पर ये दोनों रिड्यूस होकर के पूरा जो ये वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि ये हमने नहीं पढ़े, ये जो है वो सारे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि इजीली सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें एक फिगर दे रखा है और उस फिगर से मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। यानी कि ये क्वाड्रेंट दे रखा है और इस क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर है, उसको इंस्क्राइब किया गया है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि स्क्वायर ओ ए बी सी एक स्क्वायर है और ओ पी बी क्यू एक क्वाड्रेंट है जिसके अंदर इसको स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया है। ओ ए यानी कि स्क्वायर की साइड दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अगर ओ ए 15 है तो यहाँ पर चारों साइड स्क्वायर के अंदर इक्वल होती है और एंगल भी 90 डिग्री होता है। तो इसी से हम हेल्प से जो है इसकी रेडियस फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं इस क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देता हूँ तो मुझे शेडेड रीजन का एरिया यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे रेडियस निकालनी पड़ेगी इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो है वो इस स्क्वायर की एक डायगोनल है और ये जो साइड है उसका एंगल 90 डिग्री है। क्योंकि एक स्क्वायर है तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इस हाइपोटेनस की लेंथ जो है वो फाइंड कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ओ ए बी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की और ओ ए और ए बी दोनों की लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों की जगह 15 स्क्वायर किया और 225 प्लस 225 को ऐड करके यहाँ पर 15√2 सेंटीमीटर इसकी जो है रेडियस फाइंड कर दी। अब हम इसके अंदर जो है शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर शेडेड एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो थीटा होता है किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर वो हमेशा होता है 90 डिग्री। और पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि 3.14 यूज़ करनी है। अगर नहीं दे रखी है तो आप 22/7 भी यूज़ कर सकते हो। रेडियस हमें जस्ट फाइंड किया 15√2 का स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 0 से 0 रिड्यूस, 9 4 जा 36 यानी कि 1/4 इंटू 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 225। इसके अंदर अगर आप चेक करेंगे तो 225 दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। इसे हम सॉल्व करेंगे 4 और इसको रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.57 माइनस ये 225 पूरा कॉमन था तो सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पे। 1.57 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 0.57 और 0.57 को 225 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था एक शेडेड रीजन का पहला क्वेश्चन। अब इसी के अंदर और पार्ट के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया था। आपको इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। दोनों ही क्वेश्चन ईजी है। चलिए 18 क्वेश्चन का जो और वाला पार्ट है वो देखते हैं। इसमें दे रखा है कि एक फिगर ऑलरेडी दे रखा है, इसमें भी सेम दे रखा है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अगेन अगर ये स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल होंगी और चारों एंगल जो होंगे कॉर्नर के वो 90 डिग्री होंगे विथ साइड 2√2 यानी कि ये साइड है 2√2। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, एक सर्कल के अंदर इसको इंस्क्राइब किया गया है। हमें फाइंड करना है शेडेड रीजन का एरिया। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये जो बी डी है इसकी लेंथ में फाइंड करूँगा। यहाँ पर याद रखिएगा ये जो बी डी है वो इसकी सर्कल की डायमीटर है। तो हम जो है उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ जो है वो फाइंड करेंगे। वहाँ पर जो है वो भी जब प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसके अंदर अगर आप उसके अंदर ध्यान से चेक करेंगे तो हमने ये जो है 15√2 ये जो है इसका हाफ पार्ट है, इसीलिए यहाँ पर हमने इसका रेडियस ली थी। और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इसके अंदर ये जो है वो फुल पार्ट है इस सर्कल का और इसीलिए हम यहाँ पर जो है इसके अंदर ये डायमीटर निकलेगी। तो चलिए किस टाइप से फाइंड करेंगे हम इसे। बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर करूँगा मैं और यहाँ पर जो है दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, सॉरी इसका स्क्वायर 8 और इसका भी स्क्वायर 8। तो 8 + 8 16 और जब 16 से रूट हटाऊंगा तो 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये जो बी डी है ये है 4 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं कि ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। जो शेडेड एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो रेडियस जो है वो हो जाएगी 2, क्यों, क्योंकि डायमीटर थी 4 तो यहाँ पर रेडियस हो जाएगी 2। साइड इसकी ऑलरेडी दे रखी है 2√2। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 तो 3.14 इंटू 4 को माइनस करूंगा जब इसके स्क्वायर से यानी कि 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 तो 4 इंटू 2 8। इन दोनों को माइनस करूंगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 का और वाला पार्ट। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। और दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा कि मैं ये जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ इसकी आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में चेक करके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो और आप अपने एंड से भी उसे प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रहे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कुछ इस टाइप से कि अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड। The total weight of the solid is 20 centimeter and the total height
of the solid is 20 centimeter and the diameter of a cylinder is 7 centimeter. Find the total volume of the solid. तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से एक सिलेंडर दे रखा है विथ हेमिस्फेरिकल एंड टोटल हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर दे रखी है और डायमीटर जो है 7 है. तो अगर डायमीटर 7 है तो यहाँ पर आप रेडियस निकाल सकते हो इसकी 3.5. तो ये भी इसकी 3.5, ये भी 3.5 और ये भी 3.5, बिकॉज ये जो है वो इस पूरे हेमिस्फेयर की जो है वो रेडियस होगी. अगर मुझे केवल इस सिलेंड्रिकल पार्ट की जो है वो रेडियस निकालनी है तो अगर मैं 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 जो कि रहेगा 7 माइनस करता हूँ 13 सेंटीमीटर, यानी कि सिलेंड्रल की जो हाइट रहेगी वो रह जाएगी 13 सेंटीमीटर. अब टोटल वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल जो एंड है यानी कि ये और ये दोनों हेमिस्फेयर जो है वो जब मिल जाएंगे तो वो एक स्पेयर बनाएंगे. तो उसका जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो 4/3 पाई आर क्यूब. अब यहाँ पे डी 7 है तो रेडियस ऑब्वियसली 7/2 हो जाएगी जो कि 3.5 भी आप लिख सकते हो इसे, और नहीं लिखना चाहे तो आप 7.2 भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 7.2 ही रखा है. अब 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर इंटू 13 प्लस 4/3 पाई की वैल्यू इंटू 7/2 का क्यूब. यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो 22/7 दोनों में आ रहा है. 7/2 का स्क्वायर जो है वो कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 3, तो मैंने वो भी कॉमन ले लिया. बचा 13 प्लस 4/3 इंटू 7/2. अब इसे हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा 49/4, 13 प्लस 14/3 यहाँ पे बच जाएगा. इन दोनों का एलसीएम लेंगे 13 इंटू 3 39 प्लस 14/3, 39 प्लस 14 हो जाएगा 53/3. इसे आप जो है वो रिड्यूस कर सकते हो 4 की टेबल से. तो अगर मैं इसको 2 की टेबल से रिड्यूस करता हूँ तो 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, 72 आएगा, अगेन 2 आएगा, वापस 36. और फिर इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 3 को 36 से, यानी कि 3 बन जाती 12. तो 12 इंटू 53 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर डिवाइड करोगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 380.17 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19. अब हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमें एक डेटा दे रखा है 100 स्टूडेंट का किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर कि डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. तो हमें यहाँ पर जो है मीडियन या फिर मीन फाइंड करना है. मे बी मेरे हिसाब से इसमें मीन फाइंड करना है. तो देखेंगे किस टाइप से करेंगे. सबसे पहले जो भी टेबल दे रखी है ये हमारे मार्क्स दे रखे. अगर आप ध्यान से देखेंगे इसे तो ये हमारे मार्क्स दे रखे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सबसे पहले मैंने एक्स फाइंड किया. एक्स किस टाइप से फाइंड किया, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया एक्स. उसके बाद एक्स इंटू एफ, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास सारी डिजिट्स आ गई. अब हम जो है इसके अंदर इनको ऐड करेंगे और इनको ऐड करेंगे और फाइनल आंसर हम फाइंड करेंगे. यहाँ पर हमें मीन फाइंड करना है. तो सबसे पहले जो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ है वो है 110 और समेशन एक्स इंटू एफ को जो ऐड किया तो आया 4930. तो मीन सिंपली जो है वो समेशन एक्स इंटू एफ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ. तो यहाँ पर मैं जब इसको डिवाइड करूँगा 0 से 0 रिड्यूस हो जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 44.8. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल एडिशन करके इसको डिवाइड करना था. तो ये था क्वेश्चन नंबर 20. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की. 21 के अंदर भी आप चेक कर पा रहे हो, यहाँ पे और लिखा हुआ है, यानी कि 2 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे. या आपको ये अटेंड करना है या फिर आपको इसके नेक्स्ट वाला अटेंड करना है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि k की वैल्यू निकालनी है अगर ये जो एफ ऑफ एक्स है वो कंप्लीटली डिविजिबल है बाय 3x² माइनस 5 से. तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर मैंने इसको जो है यहाँ पर लिख लिया और जो जिससे डिविजिबल है उसको यहाँ पर. तो सबसे पहले 3x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3x की पावर 4 हो जाए. तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर x की पावर स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है. अगर मैं एक x² ऑलरेडी लिख दूँ यहाँ पर तो पावर हो जाएगी 4 और ये 3 इसके साथ अटैच, यानी कि 3x की पावर 4. -5 को x² से करूँगा तो -5x². सिंस यहाँ पर x की जो डिग्री है वो 2 के कंपेयर के अंदर हाई है, यानी कि यहाँ पर 2 आ रही है और यहाँ पे 3 है, तो मैं यहाँ पर -5x² को इसके नीचे नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि वो एक जो है सीरीज़ जो है यहाँ पे बनी रहे. उसके बाद में यहाँ पर इसका साइन चेंज होगा नहीं और यहाँ पे माइनस होगा तो ये दोनों रिड्यूस होकर के 0 -9x³ एज इट इज़. माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 5 + 1 6x², और इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे नीचे रखा. अब हम बात करते हैं कि 3 को किससे करूँ, -9 है तो ऑब्वियस है 3 को -3 से करूँगा तो -9. लेकिन यहाँ पर x³ चाहिए, हमारे पास यहाँ पर हायर डिग्री जो है वो 2 ही है, तो मैं x² को x भी रखूँगा 3 के साथ, ताकि मैं जब 3x² को -3x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो -9x³ हो जाए. साइन चेंज होगा अगेन प्लस, ये रिड्यूस होकर के 0, -5 को 3 से करूँगा तो माइनस प्लस 15x.
अब अगेन इसका साइन चेंज होगा नहीं, इसका साइन चेंज होगा तो ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे 0 प्लस के। अब मैं 3 को किससे करूँ, 2 से करूँगा तो 3 2 जा 6 और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो 6x स्क्वायर माइनस 10। अब यहाँ पर साइन चेंज होगा माइनस का तो ये 0, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के प्लस 10। अब यहाँ पे ये दे रखा है क्वेश्चन में कि ये इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि ये के प्लस 10 0 के इक्वल कब होगा, अगर के की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाए -10। तो के की वैल्यू एक्जैक्टली क्या होगी -10, तभी ये क्या होगा इसके अंदर कम्प्लीटली डिविजिबल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 का। और वाला पार्ट अब हम देखेंगे इसके अंदर। जो और वाला पार्ट है वो कुछ इस टाइप से, राइट ऑल द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट। तो इक्वल रूट कब होती है, जब d जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, और d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस टाइप से गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर जो a है वो है 1, b है वो है p और c है वो है 16। तो यहाँ पर d की वैल्यू निकालूँ सबसे पहले मैं अगर, तो वो हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करूँगा 64 वहाँ पे जाएगा राइट हैंड साइड में, और p को जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस माइनस 8, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। नाउ इक्वेशन की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो ये है प्लस माइनस 8x प्लस 16। मुझे यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है, तो अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये x प्लस 4 का ही स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो x प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सिंस 2 स्क्वायर है तो एक होगी वैल्यू प्लस के अंदर, एक होगी वैल्यू माइनस के अंदर। तो ये वैल्यू कैसे आई वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 4। सिमिलरली यहाँ पर भी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 4। तो ये हमारे पास +4 और -4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब हम इसके अंदर जो आगे के क्वेश्चन है वो हम पार्ट 3 के अंदर करेंगे, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत एक्सटेंड हो चुका है। तो आपको मिलता हूँ मैं पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 1 की जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, और ऊपर लिंक आई बटन पे भी आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली वो वीडियो भी ज़रूर चेक कीजिएगा, ताकि आगे के जो क्वेश्चन है उसको आप ईजिली जो है वो अटेंड कर पाए और हाई मार्क्स गेन कर पाए। तो इसी के साथ आज का वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू सो मच।